गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। काफ़ी दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि बनाता हूँ, अभी स्टार्ट करता हूँ। हमारा सेशन जो बायोलॉजी का था उसे पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए ज़रा ध्यान देते हैं कि किस तरह से क्या करना है। हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम पढ़ा था, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब हो गया था। कुछ कुछ सिस्टम बचा हुआ है, तो हम लोग उस सिस्टम को भी ख़त्म कर लेंगे। जैसे शायद रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या, जरा ध्यान देंगे। जैसे कि हम आप लोग जानते भी होंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में एक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अभी सेल चैप्टर भी नहीं हुआ, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब वीडियो आपको डेली मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन जनरली टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब बात आती है कि रेस्पिरेशन जो होते हैं, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन आर ऑफ जनरली टू टाइप। एक का नाम सुने होंगे आप लोग, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक आपने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे याद है कि आप लोग गारंटी पढ़े होंगे बचपन में। अगर नहीं याद है तो उसे मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। रेस्पिरेशन क्लियर है। अब बात आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। थोड़ा देखते हैं होता क्या। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक मतलब, अगर आप ध्यान से इस वर्ड को ध्यान दें तो एरोबिक मतलब होता है कि एयर का आना। एनारोबिक का मतलब जस्ट अपोजिट, मीन्स एयर का ना आना। और हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग एयर के बारे में जब डिस्कस करते हैं, इट मीन्स एयर का मतलब यहाँ पे हमारा किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है। इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं जिनमें रेस्पिरेशन को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन क्या चाहिए? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, यानी O2 इज एब्सेंस। एब्सेंस डायरेक्ट बोलना गलत हो सकती है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन व्हाट? लेस अमाउंट। अब बात आती है कि एरोबिक किसे बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसी रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और फॉरवर्ड बढ़ते हैं और समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। कुछ मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। जरा एनारोबिक रेस्पिरेशन को ध्यान से देखें तो जब ऑक्सीजन मिला ही नहीं सफिशिएंट अमाउंट में, मीन्स कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी को जितना चाहिए था उतना मिला ही नहीं, तो क्या सेलुलर रेस्पिरेशन अच्छे से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में। तो होगा क्या? क्या प्रॉब्लम आएगी? तो जो ग्लूकोज, हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ये जो ग्लूकोज जो आपको दिख रहा है, इसका फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे, C6H12O6। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विल नॉट टेक प्लेस। ओके, मतलब कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या इसे बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होगा। अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होगा? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पॉइंट देख करके समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट। अब जरा ध्यान देते हैं कि अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन हो हमारे बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जरा इस पॉइंट को समझते हैं, होता क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। अगर इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन हो तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? लैक्टिक एसिड का। और आप लोग देखे होंगे
जब आप बहुत ज़्यादा मतलब कभी खेल लेते हैं, मीन्स एथलीट, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट, एथलीट, या जब आप भी कभी ज़्यादा खेल लेते तो आपके हाथ में पेन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सफिशिएंटली हमारे मसल सेल्स को नहीं मिल पा रहा होता है और ग्लूकोज का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, मीन्स वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और बनने लगता है क्या, लैक्टिक एसिड, और इसी के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में पेन होने लगता है। तो होता क्या है देखिएगा जरा, मैं इसे बताना चाहता हूँ। देखिए जो ग्लूकोज था एनारोबिक में, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, किस में, पायरुविक एसिड में, कन्वर्टेड इनटू व्हाट, पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज जैसे ही पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये पायरुविक एसिड, इसे तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिला और ये पायरुविक एसिड फर्दर बन जाता है क्या, लैक्टिक एसिड। ये क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? अगर इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पेपर देखा था सीजीएल या कुछ का पेपर, उसमें एग्जाम्पल देखा था मैंने, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनारोबिक का अगर एग्जाम्पल पे हम लोग ध्यान दें तो इसका एग्जाम्पल में आता है डोरमेंसी ऑफ सीड, याद रखिएगा, डोरमेंसी ऑफ सीड। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट, आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट। थर्ड एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप लोग, माइक्रोब्स, जो आप लोग जानते हैं ना, माइक्रोब्स। थर्ड एग्जाम्पल, ये सब अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग किस, एनारोबिक के बारे में। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में पता ही है दो चीज आता है, बैक्टीरिया और फंगाई। और पढ़ सकते हैं फर्मेंटेशन, क्या, फर्मेंटेशन। होप कि यहाँ तक को आप लोग को वीडियो क्या होगी, क्लियर होगी। अरे क्लियर है कि नहीं? अब एरोबिक रेस्पिरेशन, आप लोग को एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग को डिफरेंस क्या हुआ, पता चल गया, पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में किसके बारे में, आदमी के बारे में, तो हम लोग को पढ़ना है। आदमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, नोज, विंड पाइप, लंग्स, लंग्स के बाद लंग्स, और लंग्स को अच्छे तरीके से पढ़ करके, लंग्स को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जैसे ही हम लोग लंग्स को पढ़ लेंगे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे समझ में आया कि नहीं? हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज व्हाट, बायोडाइवर्सिटी, उसे भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में मिनिमम 10 लेक्चर जाएंगे ही जाएंगे, गारंटी है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे आता क्या क्या है, तो फर्स्ट लिखिएगा, जो पहला आता है हमारा वो हो गया नोज, क्लियर है। नोज के बाद सेकंड क्या आएगा, पता है किसी को? नोज के बाद कहाँ पे जाता है हवा, हवा जाता है विंड पाइप में। सेकंड आ गया क्या हमारा, विंड पाइप। विंड पाइप के बाद कहाँ जाता है, तो नंबर थर्ड, इट गोज वेयर, लंग्स, लंग्स में जाता है। यही तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नोज से पढ़ना। नोज, तो हम लोग टॉपिक डालेंगे क्या, नोज। नोज को समझते हैं जरा, होता क्या है नोज। नोज को समझना बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि नोज, नोज में दो छोटे छोटे देखते होंगे आप, होल्स पाए जाते हैं हमारे नोज में। जनरली नोज और नॉस्ट्रल्स में अंतर है, लेकिन जनरली हम लोग नोज को नॉस्ट्रल्स भी बोल देते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नोज एंड अ नॉस्ट्रल। जैसे कि हम बात करते हैं नोज में, तो नोज में सबसे पहले एयर क्या होता है, इंटर करता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, एयर इंटर्स। एयर क्या करेगा, एंटर्स करेगा, कहाँ पे, हमारे नोज में, क्लियर है। और एयर जैसे ही इंटर किया हमारे नोज में, उसके बाद
एयर इंटर का मतलब क्या होता है O2। हमने बताया था कि एयर का मतलब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे गया इनसाइड गया हमारे नोज के थ्रू। क्लियर है। उसके बाद CO2 क्या होगा आउट हो जाएगा। CO2 कहाँ गया आउट हो जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा। यही नोज का काम है। अब हम लोग जरा बेसिकली ध्यान से देखें तो हम लोग नॉस्ट्रल्स और नोज में आज अंतर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे नोज में जो आपको छोटे छोटे दो होल्स दिखाई देते हैं दैट इज नोन एज व्हाट नॉस्ट्रल्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। अरे जो नाक में होल है ना दो होल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे अपने नोज को तो नोज में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग सिंपली नोजल हेयर्स भी बोल सकते हैं। दैट इज व्हाट नोजल हेयर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं नोजल हेयर्स। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि नोजल हेयर्स क्या क्या कुछ बायोलॉजिकल टर्म है? हाँ बिल्कुल है। इस नोजल हेयर को हम लोग सीलिया बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट सीलिया। क्या बोल देते हैं सीलिया। ठीक है। अब बात आती है कि इस सीलिया का काम क्या है। तो सीलिया का काम होता है फिल्टर करना। जैसे कि धूल मिट्टी को ये क्या करेगा फिल्टर करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं। और हमारे नाक से देखते होंगे कभी कभी वाटर लाइक सब्सटेंस निकलता है जिसे हम लोग नेटा बोलते हैं। दैट इज नॉट नेटा, दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म। वो वाटर जो निकलता है दैट वाटर इज नोन एज व्हाट म्यूकस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं। याद रखिएगा उसे नेटा मत बोलिएगा, उसे म्यूकस बोलिएगा। समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो हमारा नोजल हेयर है आखिर ये भगवान ने में नोजल हेयर जो दिया है तो ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ नोजल हेयर इज टू फिल्टर धूल एंड मिट्टी। हम लोग ये ना पढ़े हैं कि धूल और मतलब डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं फिल्टर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दो और एक्स्ट्रा फंक्शन बताना चाहता हूँ नोजल हेयर का। जरा ध्यान से सुनिएगा। नोजल हेयर का एक और काम है, ये हीट प्रोवाइड करता है हमारे नोज को। इट प्रोवाइड व्हाट हीट। और ये हमारे नोज को वेट रखता है वेट। दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट नोजल हेयर। अब समझ में आ गया। अब जरा मैं नोज और माउथ का एक फिगर बनाना चाहता हूँ। जरा आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में बहुत कुछ सीख जाइएगा। अगर ये फिगर समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए ये ओपनिंग है। दिस इज व्हाट अ ओपनिंग। मैं इसे बना रहा हूँ। जरा ध्यान देंगे आप लोग इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। जरा ध्यान दें इस फिगर को। तो इस फिगर में आप नोट करिएगा ये हमारा जो है नोज है। दिस इज व्हाट अ नोज। ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए माउथ है। दिस इज व्हाट अ माउथ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नोज की जैसे ही मैं बात करता हूँ तो ये नोज से क्या जाएगा विंड जाएगा हवा जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं हवा जाएगा बिल्कुल जाएगा हवा। और माउथ से हम लोग क्या लेते हैं फूड। तो ध्यान देंगे तो ये दोनों जा करके पैसेज एक जगह कॉमन पैसेज में मिल जाता है। मीन्स आप कभी देखे होंगे कि जब आपने खाना खा रहे हैं खाना का जब फूड पार्टिकल्स अपने मुंह में लेते हैं मीन्स व्हेन वी टेक अ फूड पार्टिकल इन आवर माउथ। और जब कभी भी हिचकी या सरक जाते हैं हम लोग जिसे बोलते हैं सरक जाते हैं तो क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है हमारे नाक नाक के थ्रू बाहर निकल जाता है कि नहीं। हाँ होता है जनरली। तो होता क्या है कि हमारे हमारे ये जो पोर्शन है पूरा देखेंगे विंड पाइप ये नोज में होता क्या है एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे दोनों एरिया एक जगह खुलते हैं। मीन्स जहाँ पे माउथ कैविटी और नोज कैविटी मिलता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। दैट इज व्हाट फेरिंग्स। समझ में आ गया इसे क्या बोलते हैं फेरिंग्स। क्लियर है। तो फेरिंग्स को अगर हमको एक लाइन में डिफाइन करना है तो हम लोग डिफाइन करेंगे फेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल सकते हैं कि नहीं क्योंकि फेरिंग्स में माउथ कैविटी और नोज कैविटी जहाँ पे मिलता है उसी कॉमन पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं फेरिंग्स। अब जरा ध्यान देंगे तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में भगवान ने दो पाइप दिया है। देखिएगा ध्यान से। एक पाइप को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप और एक पाइप को बोलते हैं विंड पाइप। अगर जरा ध्यान देंगे तो इस पाइप के ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ रहता है। जनरली ये दोनों पे लगा हुआ रहता है लेकिन किसी बुक में आपको मिलेगा कि सिर्फ ये विंड पाइप पे पाया जाता है फूड पाइप पे नहीं। तो सपोज करिए ये विंड पाइप है और ये क्या है फूड पाइप है। दिस इज व्हाट अ फूड पाइप। क्लियर है। जब एयर आपने नोज से लिया तो ये जो कवरिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं ईपीग्लॉटिस। दिस इज नोन एज व्हाट ईपीग्लॉटिस। इसे हम लोग बोलते हैं ईपीग्लॉटिस।
ये एपिग्लॉटिस जो है ओपन हो जाता है। क्या होता है? एपिग्लॉटिस खुल जाता है। ये एपिग्लॉटिस जैसे ही खुला, हवा कहाँ चला गया? अंदर। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है कवर हो जाता है। जैसे ही एपिग्लॉटिस कवर हो गया तो होगा क्या? होगा ये कि जो आप फूड पार्टिकल्स खा रहे हैं वो जो है विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए भगवान ने एक बहुत सुंदर सा मैकेनिज्म दिया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। समझ में आ गया? अब बात आती है कि अगर ये एपिग्लॉटिस नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता। देखिए क्या प्रॉब्लम होता। हम लोग को आदत है कि खाते समय, सभी बूढ़े बुजुर्ग बचपन से ही बोलते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। खाते समय बोलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जब खा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये विंड पाइप का जो ढक्कन है एपिग्लॉटिस वो भी खुल गया। और जैसे ही विंड पाइप का एपिग्लॉटिस ओपन हो गया, देयर इज अ चांसेस, वहाँ पे एक चांस बन जाता है कि जो फूड का पार्टिकल है वो कहाँ पे चला जाए? विंड पाइप में। और जैसे ही विंड पाइप में ये फूड का पार्टिकल चला जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, इतना हम लोग समझ गए काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे फूड पाइप जो है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ, ये जो फूड पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा विंड पाइप है। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज फूड पाइप और इसे बोलते हैं विंड पाइप। क्लियर है? अगर ध्यान देंगे तो फूड पाइप में कार्टिलेज के रिंग्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन विंड पाइप में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देंगे, हमारे भगवान ने बहुत बड़ा मैकेनिज्म दिया है। भगवान से अच्छा क्रिएटर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अगर ध्यान से देखें तो विंड पाइप में कार्टिलेज के रिंग्स पाए जाते हैं। अगर इस कार्टिलेज का रिंग का आपको शेप पूछ लिया जाए तो आप लोग मारिएगा सी शेप। सी शेप, ये राउंड शेप नहीं होता है, सी शेप होता है। सी शेप की तरह होता है क्या? कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, ये जो कार्टिलेज रिंग्स जो हमारे विंड पाइप में पाया जाता है, इसका काम क्या है जरा समझते हैं। सपोज करिए जब आपने कभी नारियल का पानी पिया हुआ या डाव जिसे बोलते हैं, कोकोनट वाटर, तो आपने स्ट्रॉ डाला होगा और जैसे ही स्ट्रॉ को आप डाल करके सांस ऊपर की ओर खींचते हैं तो वाटर कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो जरा ध्यान देंगे, जैसे ही आप सपोज करिए जब आप सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे तो ये पाइप क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एयर जा पाएगा? अच्छे से नहीं जा पाएगा। मतलब कि ये पाइप जो है इसका ओपनिंग ही क्लोज हो जाएगा, तो क्या CO2 बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हमारे भगवान ने एक बहुत सुंदर सा मैकेनिज्म दिया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज रिंग। और कार्टिलेज रिंग का यही काम है कि जो हवा जो है, हवा आने जाने में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसीलिए कार्टिलेज रिंग दिया गया। लेकिन जैसे ही आप लोग फूड पाइप पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप लोग को ध्यान होगा तो फूड पाइप में हमें तो फूड पार्टिकल्स को नीचे भेजना होता है और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था परस्टालसिस। तो परस्टालसिस में क्या होता है? फूड का पार्टिकल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से नीचे जाकर कहाँ पे चला जाता है? स्टमक में। तो यहाँ पे तो कार्टिलेज रिंग चाहिए नहीं, इसीलिए हमारे फूड पाइप में कार्टिलेज रिंग्स नहीं पाए जाते हैं और विंड पाइप में कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं। और बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग जैसे ही पता चलते हैं विंड पाइप, अब हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में विंड पाइप के बारे में। आखिर विंड पाइप होता क्या है? जरा ध्यान देंगे, विंड पाइप कुछ नहीं है। विंड पाइप इज एक हवा का पाइप है जिसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। जरा इसे समझते हैं कि विंड पाइप है क्या। विंड पाइप में बेसिकली होता क्या है? नोज से हवा जाता है कहाँ पे? लंग्स में। और तो ये कनेक्शन बनाता है कहाँ से? कि नोज से हवा कहाँ पे चला जाए? हमारे फेफड़ों में चला जाए, लंग्स में चला जाए। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि विंड पाइप को हम लोग कभी कभी लैरिंग्स भी बोल देते हैं और लैरिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अगर ध्यान से देखें तो विंड पाइप एक अलग चीज़ है और लैरिंग्स एक छोटा सा पार्ट है। हम लोग बोल सकते हैं कि लैरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? विंड पाइप। जरा मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ लैरिंग्स को, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से। कल से 2-2 वीडियो डाल से देखिए। सपोज करिए ये क्या है? लैरिंग्स है, ठीक है, और लैरिंग्स में इसके ऊपर एक कार्टिलेज के रिंग्स पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एक कवरिंग होता है जो वॉइस बॉक्स को कवर करता है या लैरिंग्स को कवर करता है, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब बात आती है कि सर एडम्स एप्पल क्या
एडम्स एप्पल के बारे में यही क्वेश्चन आता है बार बार कंपटीशन एग्जाम में कि एडम्स एप्पल जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ मेल में, फीमेल में ये नहीं पाया जाता है। मीन्स एडम एप्पल इज प्रेजेंट इन मेल, इट इज एब्सेंट इन फीमेल। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बना हुआ है एडम्स एप्पल, ये बना हुआ है किससे, तो याद रखिएगा इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। क्लियर है। अब लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। ये जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज व्हाट अ लैरिंग्स, लैरिंग्स, और लैरिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स में क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड, पढ़े होंगे वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। और वोकल कॉर्ड में साउंड, जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड, और हमारा ब्रेन जो है उसे जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल पाते हैं ड्यू टू व्हाट, वाइब्रेशन इन वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड। अरे समझ में आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी हम लोग का, यहाँ तक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग को पढ़ना है लंग्स। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं लंग्स को नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पढ़ाऊंगा। लंग्स वो करीब 20-30 मिनट उसमें लगेगा, क्योंकि लंग्स में हम लोग को बहुत चीज़ डिसाइड पढ़ना है, जैसे कि ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद एल्वियोली, एल्वियोली के बाद कैसे ये प्यूरिफाई करता है ब्लड को। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इससे रिलेटेड डिजीज़, इसके बाद डायफ्राम पढ़ना है। समझ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, और अब हम लोग डेली आएंगे, अब हम डेली वीडियो डलाएगा, इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।